तो ये हो गया आपका एस और पी कलेक्टिवली क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनको क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। किसको, एस और पी को कलेक्टिवली। ठीक है बेटे। अब देखिए जो पी ब्लॉक है, अब ये पी ब्लॉक की, जैसे हमने अभी एस की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी, वैसी बात करते हैं पी की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें अगर देखें, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है। मेटल, आपको पता ही मेटल किसे कहते हैं, वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है इसमें। ठीक है। और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें, मेटल नॉन मेटल की, जैसे सिलिकॉन है, कार्बन है, ये मेटलॉइड्स में होते हैं। तो ये वो ग्रुप है जिसमें आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। वैसे भी जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था साइज का, वैसे इस बार एक और कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ये जो है चीज़ें याद रखनी है। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं। जैसे एस ब्लॉक है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, पी ब्लॉक है राइट हैंड साइड है। तो पी टू, जब आप एस टू पी मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो मेटेलिक करेक्टर जो है ये आप डिक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है। मेटेलिक करेक्टर को इस तरह से भी जज किया जाता है कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा ईजिली लूज करेगा उतना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा। तो अब ये जो एलिमेंट्स आपके हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, जबकि जब आप पी की तरफ मूव करेंगे तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, तो उनका गेन करना इजी होता है। तो मेटेलिक करेक्टर ये चीज़ होती है। उसके बाद इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। ऑब्वियसली इनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये गेन ज़्यादा इजली करते हैं बजाय लूज़ करने के। कईयों को तो लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट फॉर्म ही नहीं करते हैं। बट ये है कि हाँ कई बार चेंज हो सकती हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है बेटे। दूसरा, दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, इसीलिए ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपका जो है ये है ऑक्सीजन है, O2 O डबल बॉन्ड O कोवेलेंट है, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N कोवेलेंट है, तो दे फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जैसे एस ब्लॉक में हमने बात की थी कि एस ब्लॉक में फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है फर्स्ट ग्रुप के लिए, +2 है सेकंड के लिए। बट अगर आप पी ब्लॉक की बात करें तो इनमें जो है बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बेटा कि ये जो है जैसे दो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेड है पीबी 2 पॉजिटिव भी होता है, पीबी 4 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है। टेन ऐसा ही अलग अलग है। थैलियम है 3 पॉजिटिव भी होता है, 1 पॉजिटिव भी होता है। तो वो खैर आप जब डिटेल आएंगे उसमें पे एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल क्यों शो करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे डी ब्लॉक के भी एलिमेंट हैं, कॉपर में आपने पढ़ा है Cu2 पॉजिटिव भी होता है, Cu पॉजिटिव भी होता है। आयरन का Fe2 पॉजिटिव भी होता है, 3 पॉजिटिव भी होता है। तो उसमें भी वेरिएबल है, यहाँ भी इसमें भी कुछ एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये याद रखना है आपने। तो इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, किसकी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। उसके बाद इसमें आप कह सकते हैं जो इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, मतलब रिडक्शन होगी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है बेटे। तो जैसे कार्बन को हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बेटे। तो ये चीज़ आपको पी ब्लॉक के लिए याद रखनी है कि पी ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक किस किस तरह की शो करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हमने ये देखना है बेटा कि इसमें अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट,
तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, जबकि डाउन द ग्रुप जो है वो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर। देखिए, रिड्यूसिंग करेक्टर जब हम कहते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। बस ये याद रखना है आपने बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उन पे ऑक्सीडेशन होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पर रिडक्शन होती है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है बेटे, बस ये याद रखिएगा। तो इस तरह से बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दो ग्रुप आपने इसमें स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके सारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, हमने एस ब्लॉक पढ़ा, डी एफ पी ब्लॉक पढ़ा, नेक्स्ट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्रुप थर्ड एंड एंड होता है फ्रॉम ग्रुप 12 अप टू ग्रुप 12। मतलब टोटल 10 ग्रुप जो है डी ब्लॉक में लाई करते हैं फ्रॉम थर्ड टू 12। इसमें अगर हम पीरियड की बात करें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पीरियड फोर्थ अप टू थर्ड पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है फोर्थ से, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवन्थ में, टोटल 4 हैं। तो इसलिए जब डी ब्लॉक एलिमेंट आप डिटेल में स्टडी करेंगे +2 में, तो आप वहाँ पे बजाय ग्रुप वाइज स्टडी करने के आप सीरीज़ पढ़ोगे, फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ एंड फोर्थ सीरीज़। जैसे आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, यहाँ हम एलिमेंट की स्टडी करते हैं सीरीज़ वाइज, फर्स्ट सीरीज। अच्छा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आप डेफिनेशन वाइज बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ जो एलिमेंट, जैसे पहली सीरीज़ है, पहली सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 एंड होता है जिंक एटॉमिक नंबर 30। ऐसी आपकी ये सीरीज सारी हैं। इसमें जो 12th ग्रुप है इसमें आते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, और जो आपका ग्रुप 11th है इसमें आता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इस ग्रुप को, जो 11th ग्रुप है, इसे क्वाइनेज एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स हैं इनसे क्वाइंस बनते हैं। ठीक, अच्छा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए इनको कहते हैं, देखिए अगर आप डेफिनेशन वाइज बात करें तो डेफिनेशन ये है कि वो एलिमेंट जिनका डी सबशेल आइदर पार्शियली फिल्ड हो और हाफ फिल्ड हो उसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट हुज डी सबशेल इज आइदर पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड। अब देखिए इसमें डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे कहते हैं पार्शियली फिल्ड और 5 को कहते हैं हाफ फिल्ड कहते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि इनके आउटर मोस्ट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, बट क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है इसलिए इनको हम ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन कौन से? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? वैसे अगर बात करें तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंज आता है, ट्रांजिशन आता है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बट डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन जो मैंने पहले बात की कि दोज एलिमेंट इन विच डी सबशेल इज आइदर पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए। स्कैंडियम जो पहला एलिमेंट था फर्स्ट सीरीज का, उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्कैंडियम में हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। उसके बाद देखिए आया टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 4s2 3d2। देन आया वेनेडियम 23 4s2 3d3।
अब क्रोमियम जो है ये एक्सेप्शनल केस है, आपको पता ही है कि इसमें डी में 4 आएगा, बट डी में हम 4 नहीं लिखते हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करना होता है, इसलिए हमने एस में 1 रखा और डी में 5 कर दिया। ठीक है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था। देन उसके बाद Mn 25 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6 26 होता है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 4s2 3d7, निकल 28 4s2 3d8, कॉपर 4s1 3d10, यहाँ अगेन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड लास्ट इज जिंक 4s2 3d10। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो ज़्यादातर एलिमेंट जो है जो पहली सीरीज़ के हैं यही आपको यूज़ होंगे बार बार, कई जगह कई चैप्टरों में इसका आगे डिस्कशन भी होगा। ठीक है, तो ये आपको एलिमेंट याद रखने पहली सीरीज़ के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, ठीक है, टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है बेटे, क्योंकि 4 सीरीज़ हैं और हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स आते हैं, तो 40 एलिमेंट। एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट थे? एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट हो जाते हैं 13। एस ब्लॉक में 13। अच्छा, पी ब्लॉक में कितने थे? 37, और डी में कितने हैं? 40। ठीक है बच्चों, तो ये है डी। अब इसमें देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे आपने देखी, इसमें 4s, इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहे हैं, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगी वो बनेगी n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2। ठीक है, डी में 1 से लेकर 10 तक जाएंगे और एस में 1 और 2 होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ देखिए n-1 है, यहाँ n है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो सभी में जो s के आगे नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू जो d के आगे नंबर है उससे एक बड़ी है। देखिए s में 4 है, d में 3, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो इसलिए हम जब जनरल लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2। इसे कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। हर की आपको मैंने बताई है, पी की बताई थी ns2 np 1 to 6, और एस की थी ns 1 to 2। ये है डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, डी ब्लॉक में सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। अब डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, क्या इनका कैरेक्टर होता है। तो डी ब्लॉक की जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बेटा, तो पहला पॉइंट ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डी ब्लॉक में जैसे मैंने कहा कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। साथ में क्या है? दे आर हार्ड, दे मेलेबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? डी ब्लॉक की। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है दे, मतलब अगर देखो जो डी ब्लॉक है ये एस और पी के बीच लाई करता है, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एस से कम होगी, ठीक है, और पी से ज़्यादा होगी, क्योंकि अलाउंग द पीरियड जब आप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, दो तरह के होते हैं, इसको हम फेरस और फेरिक कहते हैं। कॉपर में Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, तो कॉपर जो है क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक इस तरह से कहा जाता है। तो ये जो है सारे ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल जब आप उस ग्रुप में आओगे तब डिस्कस करेंगे, मतलब पर्टिकुलर्स में। अभी फ़िलहाल बस याद रखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। उसके बाद ये जो है आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयोनिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। कौन से? डी ब्लॉक के। ठीक है बेटे, तीसरी चीज़ ये है कि जो देखो जो इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है कि दे आर पैरामैग्नेटिक एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब ये पैरामैग्नेटिक और कलर्ड कंपाउंड इसलिए होते हैं, देखिए पैरामैग्नेटिक का याद हो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक, मीन्स अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, राइट।
तो इसमें देखिए डी में आपने देखा 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहती उन्हें जिनका डी हाफ और पार्शियली फिल्ड हो, तो इसलिए ज़्यादातर ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और उसके बाद क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इनको जम कराना आसान होता है, क्योंकि अगर फुल्ली फिल्ड होते हैं तो स्टेबल हो जाता है और इस वजह से ये जो है क्या शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं। तो एक इनके कंपाउंड्स कलर, जैसे आपने कॉपर सल्फेट अगर देखा हो तो लाइट ब्लू कलर का होता है हैं, एक आता है वो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, मतलब कलर्ड कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये है कि इनका जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। जैसे आपने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, और उसमें आपने निकल को यूज़ किया था एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करें बट रिएक्शन की रेट को इन्हांस कर दें, उसे कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे आपका निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे वैनेडियम है, इनको यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद एक और इनकी जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे फॉर्म अलॉयज़। अलॉयज़ का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिक्स करके एक गुड क्वालिटी सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे अलॉयज़ कहते हैं। या आप कह सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, तरह तरह के अलॉयज़ यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो अलॉय भी ये बना सकते हैं, ठीक है बेटे। अलॉयज़ जो है फॉर्म करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था एक चीज़ और याद रखें कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दे डो नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि वाई दे आर नॉट रिगार्डेड, तो रीज़न क्या आएगा? बिकॉज दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो बच्चों ये सारी आपकी डी ब्लॉक की करेक्टरिस्टिक थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं और क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक पर। देखिए जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें कहते हैं हैवी मेटल्स कहते हैं। जो एफ ब्लॉक है ये लास्ट में दो सीरीज़ है, देखिए ये दो सीरीज़ हैं, 14 एलिमेंट इन ईच सीरीज़ प्रेजेंट होते हैं। 14 फर्स्ट सीरीज़ में, 14 सेकेंड सीरीज़ में, मीन्स टोटल 28 एलिमेंट्स हैं जो इस सीरीज़ में लाई करते हैं। टोटल 28 एलिमेंट हैं जो इस सीरीज़ में आते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हैं ये आते कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो जो आपका डी ब्लॉक है, सॉरी एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का याद रखिएगा बेटा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एक एलिमेंट है लैंथनम, कहाँ पर? 6 ग्रुप में, ए यहाँ पे, ठीक है। जब डी स्टार्ट होता है यहाँ पे एक एलिमेंट है लैंथनम, इसको एल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद ये नीचे इसके 7th पीरियड में एलिमेंट आता है एक्टेनियम, ठीक है। इसका लैंथनम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका एटॉमिक नंबर है 57, किसका? लैंथनम का। और जो एक्टेनियम है इसका एटॉमिक नंबर अगर आप बात करें तो इसका होता है 89। मैं आपको ये क्यों बताता हूँ, आफ्टर लैंथनम 58 जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आफ्टर एक्टेनियम 89 का तो 90 यहाँ आ जाएगा। और ये एलिमेंट जो है सेरेलियम होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो है थोरियम होता है, तो थोरियम यहाँ पे होता है, राइट। तो 58 से लेकर ये जाएगा आपका कहाँ तक? 71 तक जाएगा। 58 से 71 14 एलिमेंट, देन 72 यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड में 57 के बाद एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर शुरू हो जाते हैं, डी में नहीं होते। पहले एफ 14 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, इसलिए इसमें 14 एलिमेंट होते हैं। ऐसे एक्टेनियम में 89 के बाद यहाँ 90 आएगा, और 90 के बाद ये आता है 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 114, ठीक है बच्चे। तो ये जो है आफ्टर लैंथनम ये सीरीज़ है, इसलिए इस पूरी सीरीज़ को कहते हैं लैंथनॉइड सीरीज़ कहते हैं। और जो ये वाली सीरीज़ है ये आफ्टर एक्टेनियम है, इसलिए इसे एक्टेनॉइड सीरीज़ कहते हैं। तो जो एफ ब्लॉक में दो सीरीज़ हैं
पहली सीरीज़ कहलाती है लैंथेनॉइड सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ कहलाती है एक्टिनॉइड सीरीज़। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज़ जो है आफ्टर लैंथेनम स्टार्ट होती है, एक्टिनॉइड सीरीज आफ्टर एक्टिनियम स्टार्ट होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में इंटर होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका जो है, ठीक है बेटे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका जो क्या उसे बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि दे आर ड्राइव फ्रॉम ट्रांजिशन, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जनरल, वो होती है n-2 F1 to 14, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और डी में यहाँ पे हम लेते हैं n-1 D 1 और 0। अब 1 और 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंथेनम था, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था। लेकिन एफ में भी आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि एफ में 6 नहीं होता एंड 13 नहीं होता, तो कई बार वो फुल फिल्ड हाफ फिल्ड करने के लिए डी का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 और 0 होगा। और NS2 जो है, इसमें n में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, आपके एफ ब्लॉक की। अच्छा, एफ ब्लॉक में n की वैल्यू जो है n हमेशा इसमें 6 एंड 7 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 6th पीरियड और 7th पीरियड में ये एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें n की वैल्यू हमेशा 6 एंड 7 होगी। अब देखो, जैसे मान लिया हम 6 पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा s के आगे क्या आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। 7 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से एफ के इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एफ में टोटल जैसे मैंने कहा 14 एलिमेंट हैं। ये सारे एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 2 सीरीज इनकी होती है। इनर ट्रांजिशन कहे जाते हैं। रेडियो एक्टिव्स होते हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। हैवी मेटल्स हैं काफ़ी। ये जो इनर ट्रांजिशन है, ठीक है बेटा, इनका डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है एफ ब्लॉक का। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि एफ ब्लॉक किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो दे आर हैवी मेटल्स, they have generally high melting and boiling point, they show variable oxidation state, almost D जैसी प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। their compounds are colored, यही डी ब्लॉक में देखा था हमने, and they have tendency to form complex, डी ब्लॉक भी फॉर्म करता है। and most of the element of actinoid series are radioactive, मतलब ज़्यादातर एलिमेंट इसके रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो अपने आप डिसइंटीग्रेट करते रहें। तो ये है एफ ब्लॉक जो है उसकी करेक्टरिस्टिक, कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट किस तरह से होते हैं या क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको मैंने सारी बता दी। क्या चीज़, कि आपके पास जो लैंथेनॉइड हैं, एक्टिनॉइड हैं या एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो है बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, एक और कंसेप्ट, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यहाँ जो ये ब्लैंक जगह छोड़ी है, ये डिज़ाइन के लिए नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। अब वो डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, हमारे पास, ठीक, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, मतलब n की वैल्यू 1 है, ठीक है। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और l की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है s, ठीक है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, s में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 और हीलियम की है 1s2। तो n=1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। क्यों होंगे 1, समझ में आ गई बात, क्योंकि n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0, और 0 है तो मतलब खाली क्या होगा, इसमें s होगा। अब देखिए उसके बाद n=2, यानी कि सेकेंड शेल की बात करें, अगर हम n=2 लेते हैं तो n=2 का मतलब क्या हुआ बेटा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब l अगर 0 है तो s होगा, और 1 है तो p होगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p में मैक्सिमम कितने होते हैं 6, टोटल कितने हो गए 8, इसलिए सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से हैं, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, उसके बाद ऐसे चलते मूव करते करते जाएंगे और लास्ट में आएगा आपका नियॉन। ये 8 एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है बेटा, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
ये सारे 8 एलिमेंट सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 8। क्यों है 8? समझ में आ गया। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें l की वैल्यू क्या होगी? 0, l की वैल्यू क्या होगी? 1, l की वैल्यू क्या होगी? d। तो अब इसमें देखिए आपके पास s, p एंड d, s में 2, p में 6 एंड d में 10, टोटल कितने हो गए? 8, सॉरी 18। बट थर्ड में 18 एलिमेंट नहीं होते, थर्ड में सिर्फ 8 होते हैं। देखिए ये देखिए आपका पहला है 1, ठीक है, और यहाँ पर हीलियम 2, दूसरे में 1 2 बीच में गैप है, उसके बाद यहाँ से 13 14 स्टार्ट होता है, फिर उसका थर्ड में 2 है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड में भी डी नहीं आते, जबकि यहाँ हमारे पास थर्ड में डी आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या है, एक्सेप्शन वाला केस है। आपको याद हो कि 4 जो 3D है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 4s, 4 + 0 4, ठीक है। 3D की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए 3D में इलेक्ट्रॉन तब फिल करते हैं जब हम 4s में फिल कर लेते हैं। तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 3D में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये कब फिल होंगे? जब 4s में फिल कर लिए जाएंगे। इसलिए जो 3D है वो यहाँ पे नहीं आता, 3D स्टार्ट यहाँ होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी आपने देखा ही था कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे तो डी के आगे नंबर ऐसा छोटा था, तो वहाँ पर 3D यहाँ आता है, 3D यहाँ फिल नहीं होता, इसलिए इसमें भी कितने रह गया? सिर्फ P रह गया, S रह गया, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी सिर्फ 8 ही बचते हैं, और यहाँ आता है 3s एंड 3p। इस दोनों में ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 3D में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर डी स्टार्ट हो जाता है, फिर तो 18 18 ऐसे मूव करते जाते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है क्वेश्चन आता है ये कि वाई थर्ड पीरियड हैज़ 8 नॉट 18 एलिमेंट। तो उसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? बिकॉज in third shell there are 3 subshell S, P, D, but electron in D subshell are filled after filling 4 S orbital. Therefore 3D belongs to fourth period, not third. ठीक है बेटे, तो ये है आपके पास इसका यूज करके आप इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? ये है चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक टॉपिक आपका वो ये है कि आपको देखिए पीरियोडिक टेबल अब आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है आपको पूरा बता दिया, बेसिक आइडिया कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। अब आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो और आपसे कही जाए कि आप एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट ए है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s1। आपसे कहा गया कि ए कहाँ पे होगा पीरियोडिक टेबल में, आपने वो बताना है। तो ये याद रखिए, अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आता है तो ये जो है एलिमेंट हमेशा s ब्लॉक का होगा। इसका ब्लॉक क्या होगा? s ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है। और जो s के आगे नंबर है ये इसका पीरियड होगा, मतलब ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, ठीक है। और जो s के ऊपर नंबर होगा ये इसका ग्रुप होगा, तो 1 है इसलिए फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर करता है s में, तो थर्ड पीरियड हो गया, s ब्लॉक हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये आपका किसका है? अगर इलेक्ट्रॉन आपका मतलब जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है। अब दूसरा अगर केस दें, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है, उस केस में भी जो आपका ये आगे नंबर होगा ये इसका पीरियड होगा, मीन्स थर्ड पीरियड हो गया, ठीक है बेटे। उसके बाद p में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो p ब्लॉक होता है। लेकिन ग्रुप वाइज यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अगर आप ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप होगा जो आपका p पे इलेक्ट्रॉन है प्लस इसमें 12 और ऐड कर दो, 16th ग्रुप इसका होगा। क्यों हमने 12 ऐड किया? उसका रीज़न देखिए, जब आप यहाँ हैं P में पहुँचने के लिए आपको 2 ग्रुप S के और 10 D के ये क्रॉस करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम 12 ऐड करते हैं हमेशा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा हो तो आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P में है प्लस 12 कर देना है, जो नंबर आएगा वो इसका ग्रुप नंबर होगा। क्लियर है बात? तो P ब्लॉक में
जो पी के आगे नंबर है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा वो इसका पीरियड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, फोर्थ इसका ग्रुप हो गया। ठीक, उसके बाद एक तीसरा केस जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये है आपका। ठीक है, अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है इसलिए डी ब्लॉक हो गया इसका। ठीक है, इसमें जो एस के आगे नंबर होगा वो इसका पीरियड होगा, तो फोर्थ पीरियड है इसका, फोर्थ पीरियड है, डी ब्लॉक है। और ग्रुप वाइज बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके डी में हैं और प्लस एस में है वो इसका ग्रुप होगा। जो इलेक्ट्रॉन डी में है और एस में है वो इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। जैसे यहाँ देखिए 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन डी और एस में हुए उनको ऐड करके ग्रुप मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ़ के लिए हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसका रीज़न ये है कि एफ़ में कोई पर्टिकुलर ग्रुप पीरियड है नहीं, उसके अलग ही सीरीज प्लेस की गई है। तो इस तरह से आप पोजीशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो आपको दिया गया हो। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? चलो।